हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एस ओ ई 148 यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपके 2024 के दिसंबर का जो एग्ज़ाम है ये उसके लिए भी है, और अगर आप उसके बाद भी देख रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, देखो पी वाई क्यूज जो होते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए तो होते हैं वो है जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इग्नू का ट्रेडमार्क मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, तो आपको इन्हीं को ही प्रैक्टिस करके जाना होता है। 2 साल के क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस कर लिया करो और यह इजीली आपका हो जाएगा। बता मैं रहा हूँ आपको कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है और इजीली हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग फालतू के कमेंट करते हैं कि भैया ये बता दो वो बता दो। ठीक है, तो पहले पूरी वीडियो देख लिया करो, क्या पता वीडियो के अंदर ही कुछ बता रखा हो मैंने उस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद कमेंट किया करो। सबसे पहले बी एस वाई 148 आपका सब्जेक्ट कोड आपने देख ही लिया है। 100 मार्क्स का होता है पूरा और 3 घंटे आपको मिलते हैं। 400 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं यहाँ से, यानी कि 20 मार्क्स के लिए चार चार पेज भरने हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। अब एक पूछ रहा था कि सर आप बोल रहे हो कि 4 पेज भरने हैं। 4 पेज मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज भरने हैं, यानी कि 5 यानी कि 20 पेज आपको भर जाएंगे आपके। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको ज़्यादा पता होता है किसी क्वेश्चन के बारे में, लेकिन यहाँ पे लिमिट दी हुई है भाई 400। ठीक है, आपको उस हिसाब से चलना है। 400 मतलब 4 पेज। ठीक है, अगर आपको भी मन कर रहा है कि भाई नहीं पूरा पेपर भरना है तो आप 5 पेज ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, दिखा दूं मैं आपको। और ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें मैंने करा दिया है। ठीक है, लाइन वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियोज और चाहिए ऐसी, मतलब इतने क्वेश्चन है, बाकी जो लीव किए हुए हैं इनके भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, आ जाएंगी। सबसे पहले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है कि अगर आपको भी चाहिए वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो बता देना मुझे कमेंट करके। कोशिश की जाएगी कि आ जाए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, मैं डेट लिखना भूल गया आपके एग्ज़ाम की। बाकी शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था, आपने वहाँ पे देखा था कि परिस्थिति संपत्ति और शक्ति के बीच अंतर क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, परिस्थिति यानी कि स्टेटस, संपत्ति यानी कि आपके पास पूंजी जितनी है, पैसा धन दौलत, इसको पूंजी कहते हैं। ठीक है, संपत्ति कहते हैं। शक्ति मतलब पावर। ठीक है, और शक्ति कैसे आती है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास प्रतिष्ठा है, तो शक्ति आती है। ठीक है, ये मतलब इनका ना आपस में एक दूसरे से कनेक्शन रहता है। लेकिन हम इनको पूछा है कि अंतर बताना तीनों में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है सवाल, पर ठीक है, इजी है। फिर भी हम बता देंगे कि क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है। इजीली हम नॉर्मली ये चीज़ देखते ही है अपने समाज में, इंडिया में तो, कि भाई एक स्टेटस तो होता ही है। स्टेटस का मतलब आपको पता होना चाहिए। परिभाषा मैंने लिख रखी है यहाँ पे। संपत्ति की परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, शक्ति की परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में तो मैंने लिख रखा है। सबसे पहले स्थिति यानी कि स्टेटस। परिभाषा क्या होती है, किसी समूह समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या रैंक। ठीक है, यानी कि उसकी जो लेवल है वो कैसा है, उसको हम परिस्थिति सॉरी स्थिति कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिखा जाएगा। उसके बाद उसके अलावा स्रोत, इसकी क्या क्या, ये स्थिति आती कहाँ से है, किस तरीके से आप कह सकते हो कि ये बंदे के पास स्थिति है, इसकी अच्छी स्टेटस है, कैसे कह सकते हो। उसकी व्यवसाय, अगर वो जिस प्रकार का वो काम करता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है समाज में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है तो उसकी प्रतिष्ठा अलग होगी। ठीक है, तो वो आप कह सकते हो कि ये एक स्टेटस इसका अलग है। और एजुकेशन से आती है। ठीक है, यही सामाजिक कारक होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर स्टेटस पैदा होता है। ठीक है, आप किसी को देख के कहते हो कि यार इसका स्टेटस बहुत तगड़ा है, इसलिए कहते हो कि उसकी या तो अच्छी जॉब है, अच्छे रैंक का ऑफिसर है, ठीक है, या पॉलिटिशियन है, या कोई अच्छा बिजनेस करता है। इस वजह से आप इसको कहते हो। ठीक है, उसकी एजुकेशन वगैरह की वजह से आप इसको अच्छा स्थिति वाला व्यक्ति कहते हो। उसके अलावा इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि भाई दूसरे व्यक्तियों पर ये प्रभाव डालता है डेफिनेटली। अब मैं आईएएस ऑफिसर होऊंगा तो वो आप पे इन प्रभाव डालेगा, है ना। अभी आप शायद मेरी वीडियोस को स्किप कर देते होंगे बीच बीच में से, लेकिन अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाता हूँ फ्यूचर में, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, तो आप शायद मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, एक प्रभाव आपके ऊपर उसका पड़ता है ना, सम्मान में, व्यवहार में। आप फिर बाद में कमेंट भी करोगे, अभी तो आप नहीं करते हो। उस टाइम आप कमेंट किया करोगे कि भाई अच्छा बनाया है, ये नहीं है वो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने। तो ये होता है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा इसका कि भाई आईएएस अधिकारी जो होता है वो एक सम्मानित व्यक्ति होता है समाज में, है ना। सभी उसका सम्मान करते हैं। और इसके अलावा दूसरा है धन। धन में क्या होता है, इसकी परिभाषा देखी जाए तो कह रहे हैं कि मूल्यवान संसाधनों और परिसंपत्तियों की प्रचुरता, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है,
संपत्ति होती है, ठीक है, सोना है, गहना है, जवाहरात है। अब वो धन, उसको हम कह सकते हैं कि भाई उसके पास संपत्ति है, ठीक है। इसके स्रोत क्या होते हैं? संपत्ति हो गई, निवेश हो गया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपके पास बहुत पैसा रहेगा। विरासत से आपको कोई प्राप्त हुआ है, आपके पेरेंट्स आपको देके चले गए हैं, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आपके पास पैसा हो सकता है। इसके प्रभाव क्या होता है? किसी भी वस्तु को आप इजीली खरीद पाओगे। आपका कुछ मन कर रहा है खरीदने का कि भाई नहीं आज रेंज रोवर खरीदनी है ना मतलब ऐसे ही मन गया तो खरीद ली जाके, क्योंकि पैसा है आपके पास, आपको कौन रोक पाएगा। तो ये क्षमता आपको देता है कुछ भी खरीदने की, कहीं भी जाने की, क्योंकि आपके पास पैसा है ना। और इसका एग्जांपल्स जैसे कि एक अरबपति हो गया, एक धनी जमींदार हो गया, और वो चाय वाला एक कोई भी व्यक्ति जिसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके अंदर और भी है, अभी शक्ति रह गई है, शक्ति वाला जो टॉपिक है वो रह गया है। परिभाषा इसकी देखें तो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता होती है। अब देखो मैंने कम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको ज्यादा लिखना है, इनको एक्सप्लेन करना है और जितना हो सके आपसे, ठीक है। आपको 4-5 पेज भरने हैं, तो उस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन के लिए 4-5 पेज बताता हूँ मैं। ये नहीं कहता कि एक पूरा बस एक पेपर जो है वो 4 पेज में कर दो। मेरा मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4-5 पेज भरने ही चाहिए, ठीक है, कम से कम। इसके अंदर आप अगर बात करें स्रोत की, तो धन, ज्ञान, करिश्मा। करिश्मा मतलब जो जादुई, जो आप मैजिशियन होते हैं ना, जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास शक्ति होती है। और वो अ, अपने निर्णयों से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उससे बोलेंगे कि तो ये काम कर जाके, तो वो कुछ को करना पड़ेगा। अगर आप मालिक हो किसी उद्योग के, किसी घर अपने मकान के, तो आप अपने नौकर से, अपने अपने जो किराएदार होते हैं, ठीक है, पेन गेस्ट जो होते हैं, उनसे आप ऑर्डर कर सकते हो कि खाली कर कमरा। तो ये क्या होगा? आपकी शक्ति दिखाता है, ठीक है। आप किसी से अपनी बात बनवा लोगे पैसों के बलबूते पे, या ज्ञान की वजह से, या आपके पास कोई करिश्माई शक्ति है, ठीक है, उसकी वजह से, या तो आपके पास औपचारिक अधिकार हो कि भाई आप आईएएस आईपीएस हो, तो आपके पास शक्ति रहती है ना, सरकारी शक्ति आपके पास अवेलेबल रहती है। और इसका प्रभाव की बात करें तो व्यक्तियों को ये उनके निर्णय, नीति, संरचना के जो है उसमें आपको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लोग, आप जो बोलोगे ना, उसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उनका काम चेंज हो जाएगा, उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि कोई राजनीतिक नेता, किसी कॉरपोरेट का सीईओ, कोई धार्मिक नेता, ठीक है। धार्मिक नेता मतलब पुजारी वगैरह जो होते हैं, जो आपसे काम करवाते हैं कि भाई दान कर देना मेरे को, ये चीज दे देना, तो वही इसके अंदर आता है, ठीक है। इनमें कुछ संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, जैसे कि धन से प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास धन है तो आपके पास स्टेटस तो डेफिनेटली होगा ना। अगर स्थिति शक्ति का कारण बन सकती है, आपके पास अगर अच्छा स्टेटस है तो आपके पास पावर होगी डेफिनेटली, ठीक है। कोई भी काम आप इजीली करा लोगे क्योंकि आपके पास पैसा है, धन दौलत है, ठीक है। सत्ता से धन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मतलब देखो ये पॉसिबिलिटीज है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हम इनके पेरेंट्स बना सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा जरूरी भी नहीं होता हमेशा। मैंने लास्ट में इन निष्कर्ष में यही लिखा है कि ऐसा कभी भी हर हर बार आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो। पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यार आंसर देना है हमको, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में, फिर बाद में हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। देखो बुक पढ़नी जरूरी है, आपको पहले आपको बुक पढ़नी होगी इस टॉपिक की, तभी आपको समझ में भी आएगा। शायद अभी आपको ये भी समझ में ना आ रहा हो, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं बताया मैंने, है ना। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों रोने लगते हैं ऐसे ही, समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, आप घर में बैठो, सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है जाति के जनसांख्यिकी आयाम पर एक टिप्पणी लिखी है। कास्ट, ठीक है, उनके जनसांख्यिकी आयाम पर एक टिप्पणी लिखी है। तो क्या हमने क्या किया है, पहला तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए, ठीक है, आंसर को लिखने के लिए, और फिर मैंने एक बड़ा सा चार्ट बना दिया है, फ्लो चार्ट कह लो आप, डायग्राम कह लो, समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया ग्रामीण शहरी विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ जो कास्ट होती है वो अपनी जो मूल स्थान होते हैं उनको छोड़ के कहीं अन्य शहरों में, कहीं और जगह पे आर्थिक कार्यों के लिए, पैसे कमाने के लिए बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम ग्रामीण शहरी विभाजन कहते हैं, कि जो गांव से शहरों की तरफ आए हुए जो जातीय लोग हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, उनका डिवीजन पैदा होता है उनमें।
पहले तो जो लोग गांव में रह रहे थे सारे समाज के लोग, लेकिन अब क्या हुआ, उनमें से उनके जो बच्चे हैं वो शहरों की तरफ आ गए, अच्छा रोजगार करने के लिए, अच्छा स्टेटस बनाने के लिए। तो वो एक अलग विभाजन वहां पे पैदा हो गया है ना, जनसंख्या की आयाम जो था वो बदल गया। ठीक। दूसरी चीज, उनकी प्रजनन और मृत्यु की बात की जाए तो ये भी होता है कि भाई उनका ऐतिहासिक रुझान क्या था, क्या वो पहले लोग वहीं पे पैदा हुआ करते थे, पैदा वहीं पे हुए थे, या फिर उनका क्या सिस्टम था उस जगह पे। मैंने बताया ना, गाँव जो था, पहले लोग गाँव पे रहते थे, उनके बच्चे बड़े हुए तो वो शहरों में चले गए, ठीक है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के वहीं पर। उसके बाद फिर बाद में उनका क्या सिस्टम रहा कि कैसी बच्चे पैदा करने की जो दर थी वो कैसी रही, ठीक है, पहले से ज्यादा थी या कम है। पहले जो लोग, जो एक व्यक्ति या कहे कि एक माँ दो बच्चे पैदा करती थी, क्या अब भी वो वैसी ही है, या बदल गया है, या कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, इस तरीके से, ठीक है। और भौगोलिक संकेंद्रण, इसमें क्या होता है, कुछ जातियां केवल कुछ स्थानों पर रह जाती है, यानी कि कुछ वहीं, मतलब एक जहाँ पे वो रहती थी ना वहीं तक सीमित रहती है, वो वहां से आगे नहीं जाती है। और जैसे कि कोई जनजातीय समुदाय की हम बात करें, ठीक है, आदिवासी समुदाय जो होते हैं वो अपने स्थान में ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, उनको अपने कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो अपने अलग दुनिया में मस्त है, वो भी अच्छी बात है। आयु संरचना, अगर इसकी बात करें तो अब एज में क्या होता है कि देखो, अब कुछ जातियों के बच्चे छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ पढ़ाई बड़े स्कूल में कर रहे होंगे, कुछ छोटे स्कूल में कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एज का जो एज स्ट्रक्चर है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एज में अलग अलग होते हैं। व्यवसायिक पैटर्न उनका अलग अलग होता है, कुछ लोग अपना मूल जो पारंपरिक कार्य होते हैं वो कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है अपना कार्य बदल देते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना। और स्थिति, आर्थिक स्थिति जो होती है सबकी अलग अलग होती है, सब समाज में ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो उसमें भी अलग अलग होता है सबका, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा कम होती है उनके पास तो उसमें जो है, किसी व्यक्ति में देखो, एक ही समाज में एक ही जाति के अंदर कुछ लोग ज्यादा शिक्षित है, ठीक है, और कुछ लोग कम शिक्षित है, तो उनमें क्या होगा, भेदभाव पैदा हो जाएगा आपस में कि यार ये तो अनपढ़ है, इस तरीके से। और सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो अंतरजातीय विवाह, शैक्षणिक उपलब्धियां, ये हमारे जो है सामाजिक गतिशीलता जो होती है, शादी विवाह जो होते हैं, अब हम उसी हिसाब से करते हैं जो हमारे स्टेटस होता है ना। अगर हमारे घर में हमारी बेटी, ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, तो भाई हम उसके लिए लड़का ऐसा ही ढूंढेंगे जो कि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो ये हमारे समाज में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि भाई लड़का भी पढ़ा होना चाहिए जरूर पूरा, अगर उसकी जॉब अच्छी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी हुई है, अगर लड़की ज्यादा पढ़ी हुई है तो वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मांगेगी, जबकि जो लड़का होता है वो कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ भी शादी कर सकता है, अगर वो लड़की बेरोजगार भी हो तब भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलता है, वो हर समाज में आज है, ठीक है, इंडिया में भी है और शायद बाहर भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज रहती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि आयु, प्रजाति और लिंग सामाजिक स्तरीकरण के आधार कैसे है। ये तो सवाल काफी मुश्किल सा लग रहा होगा आपको पढ़ने में कि ये क्या पूछ लिया। सामाजिक स्तरीकरण, पहले आपको ये सब समझना चाहिए कि क्या होता है, ये तो हमें पता ही है कि एज क्या होता है, प्रजाति क्या होती है, लिंग क्या होता है ना, जेंडर वगैरह आपको पता होगा। मेन जो शब्द है वो है पकड़ने वाला यहाँ पे, सामाजिक स्तरीकरण। अब हमारे समाज में सब कुछ एक स्तर में होता है ना, स्टेटस सबको दिया हुआ है कि यार आप ये करोगे, आप ये करोगे, है ना। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं कि भाई ब्राह्मण है तो सबसे ऊंचा है, क्षत्रिय है तो उससे नीचा है ना, और शूद्र है सबसे नीचा है। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आयु की बात करें तो अगर आयु किसी व्यक्ति की छोटी है, कम आयु है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये काम कर दे, वो काम कर दे, छोटे मोटे जो काम होता है उससे कराते हैं बच्चे से, छोटे से बच्चे से। एग्जाम्पल के लिए घर पे कोई आया हुआ है तो छोटे बच्चों को बुलाएंगे, वो खेल रहे होंगे कहीं पे मतलब आसपास में, तो उसको बुलाएंगे कि कफ ले जा, वहीं पर रखे किचन में जाके, इस तरीके से मतलब। और जो बड़े लोग होते हैं उनको हम वहां पे बैठा के रखते हैं कि भाई आप बात करो रिश्तेदारों से, आप इनसे निपटो, इस तरीके से मतलब हमारा
हाँ, हमेशा सारी फैमिली में ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल से। तो ये सामाजिक स्तरीकरण है, यानी कि एज के हिसाब से भी यहाँ पे जो है आपको डिवीजन देखने को मिलता है कि भाई एक एक सेम एज के व्यक्ति से हम कुछ और एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन अगर हम एज बदल देते हैं, यानी कि अगर मेरी एज 20 साल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो मेरी जो भूमिका है अपनी फैमिली के अंदर, अपने समाज में, वो अलग होगी। ठीक है, मेरे को ये सुना जाएगा कि आप पैसा कमा के लाओ घर में, रोजगार करो, ठीक है, घर के लिए अच्छा करो। लेकिन जो मेरे से छोटा होगा, कोई मेरा भाई, कोई जो कि जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी, तो उसके लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो घर की होगी, वो मतलब छोटा मोटा काम करेगा घर में। तो ये हमारा जो है फैमिली में सभी समाजों में होता है। ठीक है, आयु के हिसाब से अगर हम बात करें प्रजाति, यानी कि जो जाति होती है, जो कास्ट होती है, मैंने आपको बताया अभी, जो डिवीजन था, आप इतिहास को ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री थी ना, उसको ले सकते हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये प्रजातियां थी, इनको डिवीजन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, काम के आधार पे। तो ये आप इसको कह सकते हो कि भाई ये भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके अलावा जेंडर, जैसे कि महिलाएं हैं, इनको आप ले सकते हो, जेंडर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महिलाओं का, कि महिलाओं को घर पे रहने का और खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये काम दिया जाता है, जबकि जो पुरुष होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। तो ये क्या है, ये जेंडर जो है सामाजिक, ये जो लैंगिक आधार पे जो हम स्तरीकरण करते हैं, उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना। ये तीनों आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा था। बस हमें एक सामाजिक स्तरीकरण को यहाँ पे समझना होता है, बाकी सब कुछ इजी होता है। बाकी मैंने आंसर लिख ही दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, पूरे का, ये भी है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, वर्ग पर मार्क्स की समझ की व्याख्या कीजिए। अब ये क्या है, क्लास, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग को क्लास बोलते हैं। और कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, आपने बुक पढ़ी होगी तो उठा के देख लिया करो कभी कभी। तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स है, बहुत बड़े समाजशास्त्री है, ठीक है, मतलब बहुत बड़े समाजशास्त्री में से एक है, ऐसे कहेंगे हम। तो इन्होंने अपने वर्ग पे, यानी कि जो भी क्लास होती है, इन्होंने भी उस पे बहुत ज्यादा विचार अपने प्रकट किए हैं कि भाई वर्गों को हम उनको कैसे देखते हैं। बेसिकली वर्ग क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, कि भाई एक तो होता है गरीब वर्ग, एक होता है उच्च वर्ग, है ना, यानी कि जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं, राइट। तो ये दो वर्गों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ये 19वीं सदी के दार्शनिक है, समाजशास्त्री कह लो, दार्शनिक कह लो, जो मन करता है आपका वो कह लो इनको। और इन्होंने जो है क्या बोला है कि भाई पूंजीपति वर्ग होता है, कौन होता है, कि जो कारखानों में काम करता है, भूमि उसके पास होती है, पूंजी का मालिक होता है, यानी कि जो कारखाना है उसका मालिक है वो, ठीक है, पूंजीपति व्यक्ति। और जो भी उस कारखाने में जो भी चीज है उसका मालिक वही है, ठीक है। और ये क्या करता है, मजदूरों का शोषण करता है, मजदूरों को परेशान करता है। ये आपको पूंजीपति वर्ग के बारे में ये इनकी सोच है, ठीक है। और सर्वहारा वर्ग कौन है, कि भाई मजदूर वर्ग है एक, ठीक है, जो कि मजदूरी करता है, जो कि इस पूंजीपति व्यक्ति के लिए काम करता है उसके कारखानों में, राइट। जो अपनी मजदूरी पूंजीपतियों को बेचता है, पूंजीपति वर्ग पर निर्भर रहता है। तो ये अपनी जो मजदूरी है, यानी कि अपनी जो दिन भर जो काम करेगा वो उस मालिक के नीचे करेगा, फिर उसको उस चीज का बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। और ये जो पूंजीपति है इनका शोषण करते हैं सर्वहारा वर्ग का, ठीक है, मजदूर वर्ग का, बेचारों का। तो ये ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया है, कि भाई वर्ग संघर्ष क्या होता है, कह रहे हैं कि जो पूंजीपति, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है, उनको एक दिन इतना गुस्सा आएगा, इनका मानना है कि जो सर्वहारा वर्ग यानी कि जो मजदूर लोग हैं, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा पूंजीपति लोगों पे, कि वो उनको मतलब क्रांति कर देंगे वहां पे। ऐसा ये कहते हैं कि भाई ये संघर्ष पूंजीपति द्वारा सर्वहारा वर्ग की जो शोषण हो रहा है, ठीक है, मैंने ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। लाभ की तलाश में पूंजीपति वर्ग को कम वेतन देते हैं, ठीक है। और देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के ज्यादा चक्कर में जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका शोषण यहाँ पे होता है, आपको पता है, ये नॉर्मल चीज है। तो और कह रहा है कि पूंजीपति व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा मूल्य निकालना चाहता है, यानी कि जो पूंजीपति है, जितनी उस बेचारे मजदूर की क्षमता है ना, उससे भी ज्यादा वो उससे उससे निचोड़ता है। आपको पता ही होगा, आपके फादर काम करते होंगे, आप भी काम करते होंगे कभी ना कभी, आपने मतलब किया होगा, या आप
करते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई जो गवर्नमेंट सरकारी कह रहा हूँ, प्राइवेट जो नौकरियां है वो कितनी मुश्किल है आज। ठीक है, और मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों को यह व्यवहार क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर ले जाएगा। तो ये क्या है, उनका ऐसा मानना है कि ये जो व्यवहार जो पूंजीपति लोग करते हैं ना, इससे एक एक दिन परेशान होकर जो सर्वहारा वर्ग है ना, वो इनको मतलब मारेगा। ऐसा इन्होंने जो है एक प्रिडिक्शन की है, भविष्यवाणी की है कि भाई ऐसा होगा अगर इन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपकी कमेंट है, व्यूज है, अगर आपको वीडियोस और चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।